Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 23 और इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसे बोलते हैं क्लाइमेट। तो हम लोग आज की क्लास में जो है क्लाइमेट के बारे में समझेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है और इंडिया के टर्म्स में क्लाइमेट का क्या रोल है। तो जितने भी लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है ड्रेनेज सिस्टम का जो चैप्टर था वो कवर कर दिया है। इसके अलावा फिजिकल डिवीजन, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली, सभी चीज़ें मैंने डिटेल में कवर की हैं, तो उन लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल जो है 22 लेक्चर्स इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आ चुके हैं, ये 23rd लेक्चर है। तो इसी सीक्वेंस में मैं सभी टॉपिक्स कवर करूंगा जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इंडियन ज्योग्राफी पूरी लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे क्लाइमेट, सॉइल्स, वेजिटेशन, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सभी टॉपिक्स मैं जो है डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। इसके बाद जो है आज का जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली चीज क्लाइमेट क्या होता है, तो उसको जानने के लिए आपको वेदर समझना पड़ेगा। तो वेदर जो होता है जिसको आप मौसम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ये इसके लिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा व्हाट यू गेट। ये वेदर एक कंडीशन होती है जो आपको मिलती है एंड क्लाइमेट व्हाट यू एक्सपेक्ट। तो ये एक डिफरेंस समझिए आप कि क्या होता है वेदर और क्लाइमेट में। तो वेदर व्हाट यू गेट एंड क्लाइमेट व्हाट यू एक्सपेक्ट। तो वेदर इज अ मोमेंटरी स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हाइल क्लाइमेट refers टू द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको समझने का मतलब है कि वेदर जो है एक मोमेंटरी स्टेट है, एक छोटे टाइम के लिए। अगर देखते हैं जैसे आज हमारे यहाँ रेनफॉल हो गई, तो ये वेदर कंडीशन है। कल हो सकता है कि सनलाइट भी आ जाए, अगले दिन जो है थोड़ा क्लाउडी डे भी हो। तो वेदर जो होता है मौसम डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, आपका हर 2 घंटे में भी बदल सकता है, हर 10 मिनट में भी बदल सकता है। तो वेदर कैन चेंज इजिली। तो ये कंडीशन ऐसी है जो कि मोमेंटरी स्टेट है एटमोस्फेयर की। और लेकिन जब हम क्लाइमेट को रेफर करते हैं तो ये एवरेज कंडीशन हो जाती है किसकी, वेदर की, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये कितना बड़ा टाइम होता है, तो इवन जो है 30 ईयर से ज्यादा का टाइम जब हम कंसिडर करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, हम उसको क्लाइमेट कह देते हैं। वेदर चेंजेस क्विकली, मे बी विद इन अ डे और अ वीक, बट क्लाइमेट चेंजेस मे बी नोटिस आफ्टर 50 ईयर्स और इवन मोर। मतलब आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो 50 साल तक के किसी भी जगह के अगर आपने मौसम को स्टडी किया है तो उसको आप जो है क्लाइमेट बोलते हो, उसको आप जो है क्लाइमेट क्लेम करते हो। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है कि कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर short period of time is termed as weather, and the atmosphere behaves over a long period of time and space, that is climate. और weather can change within minutes or hours, average regional वेदर पैटर्न्स ओवर डिकेड्स। मतलब ये जो है आपका एक एवरेज रीजनल पैटर्न है किसी जगह का, जो आप डिकेड्स, कई दशकों का जब आप मेजर करते हैं, जैसे इवन 50 ईयर्स और मोर का जब आप स्टडी करेंगे तो उसको क्लाइमेट बोलेंगे। अब ये क्लाइमेट और वेदर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम बेसिक एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। वहाँ के टेम्परेचर को देखते हैं, वहाँ के प्रेशर को देखते हैं, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, इन सब चीज़ों की जब स्टडी की जाती है तो ये एक बेसिक एलिमेंट है। जब इनको आप पढ़ेंगे किसी भी जगह के लिए, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए फॉर मोर देन 50 ईयर्स, तो उस चीज़ को आप क्या क्लेम कर देंगे कि दैट इज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है वो किसी भी जगह का स्टेगनेंट होता है, कांस्टेंट होता है, वेदर जो है वो बदलता रहता है। लेकिन आपको लगेगा कि हमने तो कई जगह सुना है कि वेदर इज चेंजिंग, तो क्या ये ट्रू है या मिथ है। तो वेदर जो चेंज हो रहा है ये एकदम ट्रू है। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी के टर्म्स में बात करें तो क्लाइमेट के लिए जो टर्म दिया गया है कि क्लाइमेट जो होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है। मतलब इंडिया का जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट ऐसा नहीं था कि 10 साल पहले जो है किसी दूसरी हमारे यहाँ गवर्नमेंट थी तो हमारे यहाँ क्लाइमेट दूसरा था, आज हमारे यहाँ दूसरी गवर्नमेंट बन गई तो क्लाइमेट बदल गया है। क्लाइमेट हमेशा से हमारे यहाँ एक जैसा ही है। क्यों है ऐसा, क्योंकि क्लाइमेट का जो बेसिक फैक्टर है वो है टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और विंड। इनको जब ओवरऑल स्टडी किया जाता है एक लंबे टाइम के लिए तो हम उसको क्लाइमेट क्लेम करते हैं। लेकिन वेदर चेंज होता रहता है। अब जैसे हमारे यहाँ अभी अगस्त मंथ में काफ़ी रेनफॉल हो रही है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि जनवरी आते आते हमारे यहाँ विंटर सीजन आ जाएगा, अप्रैल मई में हमारे यहाँ समर सीजन होता है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं। लेकिन जब इनको ओवरऑल स्टडी करते हैं एक लॉन्ग टर्म टाइम के लिए तो हम उसको क्लेम क्या करते हैं, क्लाइमेट क्लेम करते हैं। और इसी में ये जो बेसिक एलिमेंट्स हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन बात वही होती है, तो अगर ये चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज नहीं होता तो फिर क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो अभी एक प्रेजेंट सिनेरियो है जो हमारे लिए बहुत सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं।
और उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब कि ह्यूमंस, हम लोगों ने इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है एनवायरनमेंट को कि धीरे धीरे एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस होने लगे हैं कि क्लाइमेट चेंज भी पॉसिबल हो गया है। ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे हैं, ओशियंस का जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है। इसी का मैं अगर एक एग्जाम्पल लूं, आप इंडोनेशिया की, आपको कैपिटल पता थी कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो आपने सुनी है जकार्ता है। अब इंडोनेशिया की जो कैपिटल जकार्ता थी, अभी रिसेंटली वहां डिसीजन हुआ है कि इंडोनेशिया की जो न्यू कैपिटल है वो जकार्ता से शिफ्ट की जा रही है। और ये जो है आपका जो रीलोकेट किया जाएगा, ये प्रोविंस ऑफ ईस्ट कलीमंटान है, आइलैंड जो बोर्नियो का है, वहां पे इसको जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसका कारण यह है कि जकार्ता जो है धीरे धीरे डूबता जा रहा है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, आपका ओशियंस का जो वाटर है वो बढ़ता जा रहा है। अभी आप पूरा आप साउथ ईस्ट एशिया में देखें, आप इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे इतने सारे वॉल्केनोज अभी इरप्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ इतने सारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, आपका सुनामीज का बहुत ज़्यादा जो है जो बोला जा रहा है कि अभी चांसेस हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने जो क्लाइमेट है, हमारे जो नेचर है, उसके साथ हमने बहुत ज़्यादा बोला जाए कि एक तरह का हम लोग उसके साथ खेल रहे हैं। हम लोग ने बहुत ज़्यादा डिवास्ट किया है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ गई हैं कि हमारा क्लाइमेट धीरे धीरे एडवर्स कंडीशन पे जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज ऐसे नॉर्मली जो है चेंज नहीं होता है, लेकिन हमारी इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव चीज़ें होने लगी हैं जिसके क्लाइमेट चेंज जो है एक रियलिटी में कन्वर्ट होता जा रहा है। और इसके लिए जो है बहुत स्ट्रिक्ट चेंज जो है, मतलब स्ट्रिक्ट हमें जो है आपके एक्शंस लेने पड़ेंगे। नहीं तो क्लाइमेट अगर चेंज होगा तो हम लोग भी चेंज हो जाएंगे, हम भी जो जिस प्रोबेबिलिटी जो है हमारी यहाँ रहने की वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्योंकि हमें फ्रेश एयर चाहिए जो नहीं मिल रही है, हमें फ्रेश फ्रूट्स चाहिए, हमें फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए। ये कैसे मिल पाएगा? हमें जब हमारी अर्थ प्योर रहेगी तभी मिल पाएगा। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक रियलिटी बनता जा रहा है, और उसको रोकने में केवल एक ही जो है वो आपका जो डिपेंडेंसी हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जब तक कम नहीं होगी, हम लोग का जो एक्सटेंसिव यूज़ जो हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हम अर्थ को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ के रिसोर्सेज को बहुत एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा जो है एक फैक्टर है। तो ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी वर्क करते हैं, कई एग्रीमेंट्स भी हैं जो इसको जो है प्रिजर्व करने के लिए काम कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, ये इतने सारे फिनोमिना जो हैं वो आपका एक रियलिटी में बदल रहे हैं क्लाइमेट का। तो मैंने जस्ट इशू को यहाँ पे रेस किया है। हमारा ये टॉपिक वैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है। होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। हमें पढ़ना है आज क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो हम लोग थोड़ा सा क्लाइमेट ऑफ इंडिया को रिकॉल करते हैं। तो इंडियन क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो इंडिया का क्लाइमेट जो है, अब जैसे मैंने बताया कि वेदर और क्लाइमेट होता है, तो इंडिया का भी क्लाइमेट है। तो इंडियाज क्लाइमेट कैन बी डिस्क्राइब एज हॉट मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट। अब ये जब हॉट वर्ड यूज किया जाता है तो अर्थ में ये जो है कुछ जोन्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे इक्वेटर के पास जो जोन होता है, मतलब 0 से 23.5 डिग्री तक, उसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और उससे ऊपर वाला जो जोन होता है उसको, मतलब 23.5 से 66.5 तक, उसको टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। इसके अलावा जो आपका 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ तक का है उसको पोलर जोन कहा जाता है। सेम चीज़ ये नीचे भी होती है, साउथ पोल में भी, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में भी होती है, सब ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन। अब इंडिया की पोजीशन अगर मैं बताऊं तो इंडिया जो आ जाता है, मैंने आपको लैटिट्यूड पोजीशंस बताई हुई हैं इंडिया की। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए मुझे कि इंडिया की लैटिट्यूड पोजीशन क्या है और लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है। जिन्होंने भी वो लेक्चर्स देखे होंगे वो आंसर कर पाएंगे। तो इंडिया की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पोजीशन ऐसी है कि उसके हिसाब से इंडिया जो है वो आपका ट्रॉपिकल जोन में भी आता है और सब ट्रॉपिकल जोन में भी आता है। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ ट्रॉपिकल रीजन भी है और सब ट्रॉपिकल रीजन भी है, लेकिन हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसा है? तो हॉट मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और ये वर्ड जो मॉनसून आया है वो अरेबिक वर्ड मौसम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है सीजन। और मॉनसून बाय डेफिनेशन इज अ विंड सिस्टम दैट चेंजेस विंड डायरेक्शन सीजनली। और मॉनसून का मतलब होता है मौसम, और ये एक विंड सिस्टम है जो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? तो सीजन्स के हिसाब से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब जब समर सीजन होता है तो विंड्स का डायरेक्शन अलग होता है, जब विंटर सीजन होता है तो विंड्स का डायरेक्शन अलग होता है। अब ये कैसे होता है इसको मैं समझा दूंगा आपको। द 4 प्रिंसिपल मॉनसून रीजन्स इन द वर्ल्ड, ये आपके जो रीजन्स बताए हैं ये ऐसे स्पेसिफिक रीजन है जहां पे सिर्फ मॉनसूनल कंडीशंस आपको मिलेंगी या मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। आप जैसे साउथ अमेरिका की कई कंट्रीज में देखेंगे,
तो उनके पास जो है आपका मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज के पास है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि भाई नॉर्थ अमेरिका के एकदम नॉर्दर्न पार्ट में आप चले जाएं या यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में चले जाएं कि वहां मॉनसून आता है, तो आपको हर जगह मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक जगह पे मिलता है, उसको मैंने इंक्लूड किया है। जैसे साउथ एशिया में मिलता है मॉनसूनल, ईस्ट एशिया में मिलता है, इसके अलावा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं मिलेगा, और वेस्ट अफ्रीका में मिलेगा। तो इंडिया जो है पार्ट है वो साउथ ईस्ट एशिया का। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो है मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और जो एशिया की साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं यहीं पे मॉनसून आता है, बाकी कंट्रीज को ये जो है मॉनसून जो है रिसीव नहीं होता है। अब इसको समझने के लिए जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सीजनल शिफ्ट समझना पड़ेगा। अब सीजनल शिफ्ट में क्या होता है, इसके पीछे एक साइंस है जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि टेम्परेचर जो होता है वो आपका ऐसा डिपेंडेंसी चलती है कि जब भी हम सरफेस की बात करते हैं तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस चीज को आपको नहीं भूलना है जब भी हम सरफेस स्टडी करें। मतलब जब हम जमीन की बात करें, हम अर्थ की बात करें, हम किसी सरफेस की बात करें, किसी स्पीयर की बात करें, तो वहां पे ये रिलेशन आप याद रखिए, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है समर सीजन। अब समर सीजन में हमारे यहाँ हॉट होता है या कोल्ड होता है? तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि समर सीजन में तो सर समर होगा तो मतलब टेम्परेचर हाई होगा। तो टेम्परेचर हाई है तो यहाँ कंडीशन क्या लिखी है? लो प्रेशर लिखी है। और यहाँ विंटर लिखा है तो विंटर के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन क्या लिखी है? हाई प्रेशर लिखी है। तो इसका मीनिंग है कि जब टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर हाई हो जाता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो हो जाता है। तो ये याद रखिए कि समर सीजन में जो अर्थ गर्म होती जाती है उसके कारण यहाँ पे कंडीशंस कैसी बनती है? लो टेम्परेचर या लो प्रेशर की कंडीशन बनती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। और सेम चीज विंटर सीजन में ये इंडिया का जो रीजन है और इस तरफ का जो ये साउथ पूरा एशिया का जो मैंने यहाँ पे मैप शो किया है, तो यहाँ पे कंडीशन कैसी होती है? हाई प्रेशर की होती है। और विंड्स का मूवमेंट आप कभी नहीं भूलना कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। तो जब इंडिया में लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है तो विंड्स का मूवमेंट कैसा होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और जब यहाँ हाई प्रेशर होगा तो विंड्स यहाँ से मूव होंगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस तरह से ये मूवमेंट होता है। अब इसको समझते हैं हमारे इंडियन क्लाइमेट के टर्म्स में। तो ड्यूरिंग विंटर लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया गेट एक्सट्रीमली कोल्ड। तो अब विंटर्स में तो पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो कोल्ड होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओशियन जो होता है वो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ही ठंडा होता है, क्योंकि वो बिहेव कैसा करता है? मॉडरेट बिहेव करता है। और जब लैंड की बात करते हैं तो लैंड एक्सट्रीम बिहेव करता है। लैंड बहुत जल्दी गर्म भी होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो सेम चीज विंटर्स में ये एक्सट्रीम कोल्ड होने लगता है। और साइबेरियन हाई प्रेशर जो है यहाँ पे डेवलप होता है, क्योंकि साइबेरिया से जो है आपकी कोल्ड जो विंड आती है वो और ज़्यादा ठंड बढ़ा देती है हमारे यहाँ। तो अगर देखा जाए तो एयर फ्लो इज ऑफ शोर एंड ड्राई। और जो एयर का फ्लो होता है वो ऑन शोर होने की जगह ऑफ शोर हो जाता है और काफ़ी ड्राई होती है। एंड ड्यूरिंग द समर द कॉन्टिनेंट डेवलप्स लो प्रेशर इन रिस्पॉन्स ऑफ हीटिंग एंड द एयर फ्लो रिवर्स। तो हमारे यहाँ जो बोला जाए कि इंडिया के टर्म्स में अगर देखा जाए तो आपका बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मतलब जब हमारे यहाँ विंटर्स होता है तो हमारे यहाँ मूवमेंट जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ हो जाता है। और लेकिन जब हमारे यहाँ समर्स होता है तो जो विंड का फ्लो होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। जैसे आप ठंड के दिनों में सुनते हैं कि कश्मीर में बर्फ गिरी है, तो आप जैसे कोई लोअर एरियाज है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो आप सुनेंगे कि अगर जैसे कश्मीर में बर्फ गिरी है तो 2-3 दिन बाद यहाँ पे ठंड हो जाती है, क्योंकि विंड्स का मूवमेंट नॉर्थ टू साउथ होता है। लेकिन आप जब समर्स के टाइम की बात करते हैं तो समर्स के टाइम हमारे यहाँ मानसून हिट करता है। तो आपने सुना होगा कि केरला में 1 जून को मानसून आ गया, तो 10 जून 15 जून तक बोलते हैं कि मुंबई आ जाएगा आपका। जैसे इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या लास्ट वीक ऑफ जून तक आता है। तो ये कैसे आ पा रहा है? ये साउथ टू नॉर्थ मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये जो चेंजेस होते हैं वो ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ विंड्स होते हैं। और विंड्स का रिवर्स होना किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर का जो चेंजेस होता है वो प्रेशर को चेंज करता है। तो मैंने अभी आपको कुछ बेसिक एलिमेंट्स पढ़ाए थे यहाँ पे, आप देखेंगे तो ये बेसिक एलिमेंट बहुत बड़ा रोल करते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा तो विंड्स का मूवमेंट चेंज होगा, और विंड्स मूव करती हैं तो प्रेसिपिटेशन होता है, और प्रेसिपिटेशन होता है तो ह्यूमिडिटी में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये एलिमेंट्स ही तो हमारा वेदर और क्लाइमेट को क्रिएट कर रहे हैं। तो यही चीज जो है आपको समझनी है।
अब सेम चीज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया के टर्म्स में, तो हमारे यहाँ विंटर्स और समर्स की कंडीशन अलग अलग होती है। मॉइस्चर लेडन एयर फ्रॉम द ओशन इज ब्रॉट इन लैंड वेयर इट राइजेस ओवर द टेरेन एंड प्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब ये चीज जो कही जा रही है कि हमारे यहाँ होता क्या है कि जब हमारे यहाँ समर सीजन चलता है तो हमारे यहाँ तो लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है, लेकिन इंडियन ओशियन में क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। और वो मॉइस्चर वाली जो विंड होती हैं, मॉइस्चर लेडन एयर, वो ओशियन से कहाँ आती हैं, इनलैंड आती हैं, और इट राइजेज ओवर टेरेन एंड प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और उसी के कारण हमारे यहाँ जो है ये मानसून आता है जिसको साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है। अभी जो हमारे रेनफॉल हो रही है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण हो रही है, क्योंकि ये विंड जो है क्यों मूव करने लगी, क्योंकि इन द मंथ ऑफ जुलाई यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारे यहाँ जो है ये आपका लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ था, जिसके कारण ये विंड्स मूव होते होते आपकी इंडिया की तरफ आने लगी। तो ये जो मूवमेंट है ये ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, और विंटर्स आते आते ये विंड्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और ये 20% ऑफ रेनफॉल इंडिया में करने में हेल्प करता है। ये मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आज की क्लास जो है वो आपको बेसिक समझाने के लिए है। तो इसलिए ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको कवर करूंगा कि इंडिया के अंदर कौन सा मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून कैसा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसा है। तो ये जो चीज़ है ये ऑब्जर्व क्यों होती है, क्योंकि शिफ्ट इन दी विंड डायरेक्शन, और विंड डायरेक्शन का चेंज होना टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर में चेंज होना मतलब सीजन में चेंज, और सीजन में चेंज होता है तो प्रेशर में चेंज, और प्रेशर में चेंज होता है तो विंड्स में चेंज। तो विंड्स का चेंज जो है वो आपका मॉइस्चर लेकर आएगा तो रेनफॉल करेगा। तो ये कुछ अभी बेसिक चीज आप समझिए। अब इसी को थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब ये जो है कि समर सीजन में हमारा क्या होता है कि जैसे इंडिया की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आते आते आपको इक्वेटर लाइन मिलेगी। अब इक्वेटर लाइन के नीचे क्या होता है कि आपका जो इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इक्वेटर के ऊपर सदर्न हेमिस्फीयर है। तो हमारे अर्थ के ऊपर जो सीजन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चल रही है तो आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ विंटर्स चलती हैं। तो अब ये ऑपोजिट हो जाता है। तो इंडिया के टर्म्स में अगर इंडिया में समर है तो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा विंटर चल रही होगी। तो इंडियन ओशियन में क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है, और यहाँ लो प्रेशर रीजन क्रिएट होने के कारण विंड्स का जो मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। और ये जो विंड्स आती हैं ये कहाँ से आती हैं, साउथ से आती हैं, और इंडिया के वेस्ट को सबसे पहले हिट करती हैं, इसलिए इन विंड्स को कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून। तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। और इसके अलावा जब आपका सीजन चेंज होता है तो ये विंड्स जो होती हैं नॉर्थ से हमारे ईस्ट की तरफ जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसके कारण तमिलनाडु वाला जो रीजन है उसको रेनफॉल रिसीव होती है। तो ये सेपरेट टॉपिक है, आपको बस यहाँ पे विंड्स का डायरेक्शन समझना है। तो होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि समर्स और विंटर्स में विंड का डायरेक्शन कैसे चेंज होता है। अब अगर हम बात करें कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया को क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है लैटिट्यूड लाइन। अब जैसे मैंने आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, तभी मैंने बताया था कि लैटिट्यूड्स का काम सिर्फ नेविगेशन का नहीं है। लैटिट्यूड इज अ लाइन दैट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन क्लाइमेट डिटरमिनिंग द रीजन। तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड है वो किस लिए यूज किया जाएगा, आपका जो है क्लाइमेट की स्टडी करने के लिए। तो लैटिट्यूड की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये तो आपने देखा ही है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एकदम मिडिल पाथ से निकलता है। दस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द सब ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट जोन एंड द पार्ट लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉल्स इन द ट्रॉपिकल जोन। तो ये तो आपने समझा कि ऊपर वाला जो रीजन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वो सब ट्रॉपिकल में आ गया, नीचे वाला जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आ गया। तो ट्रॉपिकल जोन बीइंग नियरर टू इक्वेटर एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर, और जो ट्रॉपिकल जोन है वो आपका क्या है, आपका बोला जाए कि इक्वेटर के पास है तो वहाँ हाई टेम्परेचर मिलता है थ्रू आउट द ईयर विद स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज। और वहीं पे अगर हम नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो है वो इक्वेटर से दूर है, तो वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलता है, मतलब हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वहाँ पे रिसीव होती है। तो ये लैटिट्यूड्स का काम है हमारे यहाँ, जो अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग, आप कश्मीर में देखेंगे तो अलग टेम्परेचर है, साउथ इंडिया में अलग टेम्परेचर है। तो वो क्यों है, क्योंकि हमारे लैटिट्यूड्स का डिफरेंस है। हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो लॉफ्टी हिमालयाज इन द नॉर्थ along with its extension act as an effective climate divide। अब बात करें तो हिमालयाज जो है वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। ये आपने पढ़ा ही है हिमालयन माउंटेन सिस्टम में कि कितने हाइट में है और कितने लॉन्गेस्ट हैं, कि अराउंड 2400 किलोमीटर लेंथ में है ये। तो जो लॉफ्टी हिमालयाज नॉर्थ में है वो एक काम करता है क्लाइमेटिक डिवाइड करने का, मतलब जो
साइबेरिया से कोल्ड विंड आती है उसको ब्लॉक करता है हिमालयाज, और इतनी ज़्यादा जो है हमारे यहाँ विंटर्स क्रिएट नहीं करता जितना हो सकता है। तो हिमालय एक्ट एज अ इनविंसिबल शील्ड टू प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स, एंड दीज कोल्ड एंड चिली विंड्स ओरिजिनेटेड नियर द आर्टिक सर्कल एंड ब्लो अक्रॉस सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया। अब इसको मैं अगर आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊं तो हिमालयाज क्या करता है हमारे यहाँ, आप देखेंगे कि विंटर्स के अंदर ईरान में स्नोफॉल होता है, लेकिन इंडिया भी उसी सेम लैटिट्यूड पर है जिस लैटिट्यूड पर आपका बोला जाए ईरान लाया करता है, लेकिन इंडिया में स्नोफॉल नहीं होता है। इंडिया में स्नोफॉल सिर्फ हिमालयन रीजन्स में होता है। ऐसा नहीं सुना होगा आपने दिल्ली में कि स्नोफॉल हो रहा है, आपको मिलेगा तो शिमला वगैरह में मिलेगा, कश्मीर वगैरह में, जहाँ हिमालयाज रीजन है सिर्फ उन्हीं रीजन्स पे, सिक्किम आप जाएंगे तो वहां आपको स्नोफॉल मिलेगा, आपको नॉर्मल कोई प्लेन एरियाज पे नहीं मिलेगा। और वही अगर आप मैप पे कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे ईरान और इंडिया के बहुत सारे लैटिट्यूड सेम है, लेकिन ईरान में विंटर्स में स्नोफॉल हो रहा है लेकिन आपका बेसिकली इंडिया में नहीं हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है, तो हिमालयाज जो है हमारे यहाँ वैसी कंडीशंस क्रिएट नहीं होने देता जो विंटर्स में दूसरी कंट्रीज में हो जाती हैं इतने ही सेम लैटिट्यूड पर। तो हिमालयन माउंटेन्स भी हमारा जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है। इसके बाद बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय द इंडियन ओशियन ऑन द 3 साइड्स इन द साउथ एंड गर्डल्ड बाय हाई एंड कंटिन्यूअस माउंटेन वॉल इन द नॉर्थ। अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंडिया का मेजर एरिया जो आता है वो आता है सब ट्रॉपिकल जोन में, और मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं कि इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। जब इंडिया का मोस्टली एरिया सब ट्रॉपिकल में आ रहा है तो आपका क्लाइमेट ट्रॉपिकल कैसे हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है, क्योंकि इंडिया तीनों तरफ से कैसे कवर्ड है, तो वाटर से कवर्ड है। और जो नॉर्थ साउथ में जो है वो लैंड मास ऐसा है कि जो हमें कोल्ड विंड से बचाता है। तो इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ एरिया है वो सब ट्रॉपिकल होने के बाद भी ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट शो करता है। उसका रीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है। एज कंपेयर टू लैंड मास, वाटर heats up or cool down slowly. The differential heating of land and sea creates air pressure zones in different seasons and in around the Indian subcontinent. तो हमारे पास जो वाटर का पास होने के कारण हमारे यहाँ क्या होता है, एयर प्रेशर जोन्स बन जाते हैं। तो आप कोई भी कोस्टल सिटी में चले जाइए, आपको इंडिया में आप बोला जाए तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के एकदम सदर्न रीजन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए और नॉर्दर्न रीजन में जो है सबसे कम होना चाहिए। मतलब इस डायग्राम के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा था कि अगर केवल हीट फैक्टर देखा जाए तो इंडिया के साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा हीट होनी चाहिए और नॉर्थ इंडिया में सबसे कोल्ड होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे ये कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी पे आप जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे 55 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। वहाँ पे आपको कभी कन्याकुमारी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, आपको वहाँ पे उमस ज़्यादा फील होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा फील होगी, टेम्परेचर फील नहीं होगा। टेम्परेचर हमारे यहाँ कहाँ मिलता है, टेम्परेचर हमारे राजस्थान में जोधपुर में मिलेगा, 55-57 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ये जो रीज़न है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पहुँच रहा है वो राजस्थान में पहुँच रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हमारे यहाँ इस तरीके से पास हो रही है। तो ये वाला जो रीज़न है वो कौन सा रीज़न है, ये आपका सब ट्रॉपिकल रीज़न है। तो इंडिया में जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए वो ट्रॉपिकल में मिलना चाहिए, लेकिन मिलता कहाँ है, सब ट्रॉपिकल में मिलता है। और हिमालयाज जो है वो आपको जितना विंटर्स अबव पार्ट में होना चाहिए उतना वो क्रिएट ही नहीं होने देती है। तो इसके कारण जो इंडिया जो शो करता है वो आपका कैसा टाइप ऑफ क्लाइमेट शो करता है, तो सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट की जगह हम ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट शो करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है। तो द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर कॉजेज अ रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स, और ये जो है हमारे पास जो इतने वाटर बॉडीज पास में उसके कारण हमारे रिवर्सल ऑफ विंड्स ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सी और लैंड में क्या होता है, हमेशा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बना रहता है। लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है, तो उसके हिसाब से सी का टेम्परेचर हमेशा डिफरेंस होगा, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो प्रेशर डिफरेंस होगा, और प्रेशर डिफरेंस होगा तो विंड्स का मूवमेंट होगा। तो दिन में क्या होता है, जैसे हम बात करें कि अगर दिन में लैंड बहुत गर्म हो रहा है, जैसे हम कोई भी कोस्टल सिटी की बात करते हैं जैसे मुंबई है, तो मुंबई में अगर दिन में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सी के अंदर टेम्परेचर नॉर्मल है क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे लो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब प्रेशर आपका लो प्रेशर होगा क्योंकि हीट हो रही है, तो सी के अंदर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा क्योंकि वो कम हीट है। तो विंड्स का मूवमेंट कैसा होगा, सी टू लैंड, मतलब मुंबई में दिन में हवा कैसे चलेगी, आपका सी से लैंड की तरफ चलेगी, और रात होते होते लैंड ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने पर क्या होगा, टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई, तो विंड्स का मूवमेंट कैसा होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब विंड्स का मूवमेंट
जो होगा मुंबई टू सी हो जाएगा। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर होता है, जो रिवर्सल ऑफ विंड्स का कॉन्सेप्ट है। ये मैं आगे भी बताऊंगा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के कॉन्सेप्ट में। अब चौथा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब जैसे जैसे आप डिस्टेंस होता जाता है सी से, वैसे वैसे आपका मॉडरेट टेम्परेचर में चेंजेस आने लगते हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर होने लगता है। विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, लार्जर कोस्टल एरियाज हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट। अब जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। आप इंडिया की कोई भी सिटी में आप जाओगे जो आपकी कहां पर हो, किसी कोस्ट लाइन पर हो, तो वहां पे आपको बहुत एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं मिलेगा कि आप वहां पे जो है बहुत ज्यादा आपको जो है विंटर्स क्लॉथ्स पहनने पड़ते हो, या आपको बहुत ज्यादा वहां पे बोला जाए कि बहुत एक्सट्रीम समर भी पड़ती हो, तो ऐसा नहीं होता। ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो है मॉडरेट टाइप ऑफ इक्यूबल क्लाइमेट होता है। एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया आर फार अवे फ्रॉम द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ सी। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि जो सिटीज सी से दूर होती जाती हैं वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। सच एरियाज हैव एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज वाई द पीपल ऑफ मुंबई एंड द कोंकण कोस्ट हैव हार्डली एनी आइडिया ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। जैसे आपने ये सुना ही होगा, आप बहुत सारा ये न्यूज़ वगैरह पे चलता रहता है कि मुंबई में अगर टेम्परेचर आपका विंटर्स में 18 डिग्री या 17 डिग्री पहुंच जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा ठंड फील होने लगती है। जो हमारे नॉर्थ इंडिया यूपी वगैरह में तो 9 डिग्री 6 डिग्री तक पहुंच जाता है और लोग नॉर्मल घूम रहे होते हैं वहाँ पे। तो सीजनल रिदम ऑफ जो वेदर है वो यहाँ पे रहता है। ऑन द अदर हैंड द सीजनल कॉन्ट्रास्ट इन वेदर एट प्लेसेस इन द इंटीरियर ऑफ कंट्री सच एज दिल्ली, कानपुर, अमृतसर अफेक्ट इंटायर स्पेस स्पीयर ऑफ लाइफ। तो ये यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम हिट करता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी लो चला जाता है। जैसे दिल्ली, कानपुर, अमृतसर यहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर जाता है। आप सुनेंगे विंटर्स में यूपी में हर साल जो है ठंड के दिनों में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, इतनी ठंड पड़ जाती है। तो ये जो है डिस्टेंस है, क्योंकि यूपी को अगर देखेंगे तो आप सी से काफ़ी दूर है। इसके बाद हम बात करें तो एल्टीट्यूड, हाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जितने भी हिल स्टेशन होते हैं वो ठंडे होते हैं। क्यों होते हैं ठंडे? क्योंकि बेसिकली अगर देखेंगे आप तो वो ग्राउंड लेवल से ऊपर होते हैं, और जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर लो होने लगता है। अब टेम्परेचर लो होने की इस कंडीशन को ही जो है आप देखेंगे कि इसको जो लैप्स रेट कहा जाता है। ये लैप्स रेट ये होता है कि हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि 6.5 डिग्री सेल्सियस तो कितना बड़ा रेंज है। मतलब अगर ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपका 16.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आप अगर 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे उसी पॉइंट से तो आपको वहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये एल्टीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी जगह के क्लाइमेट को क्रिएट करने में। तो टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट ड्यू टू थिन एयर। प्लेसेस इन द माउंटेन आर कूलर देन द प्लेसेस ऑन द प्लेन। फॉर एग्जाम्पल आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन सेम लैटिट्यूड। अब जैसा हम बोल रहे हैं आगरा और दार्जिलिंग सेम लैटिट्यूड पर है, लेकिन टेम्परेचर ऑफ जनवरी ऑफ आगरा जो है वो कितना है 16 डिग्री सेल्सियस, और वहीं दार्जिलिंग में बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग हाइट पर जाता है। तो एल्टीट्यूड भी जो है क्लाइमेट डिफाइन करता है। फिर रिलीफ, रिलीफ मतलब कैसा प्लेस है। द फिजियोग्राफी और रिलीफ ऑफ इंडिया ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड एंड द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब ये रिलीफ क्या है, तो क्या वो माउंटेन है, हिल्स है, प्लाट्यू है, प्लेन है, उसको रिलीफ कहते हैं। तो वो भी इफेक्ट कर देता है वहाँ के टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ विंड। द विंडवर्ड साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड असम रिसीव हाई रेनफॉल ड्यूरिंग जून सेप्टेम्बर, वेयर सदर्न प्लाट्यू रिमेन्स ड्राई ड्यू टू लीवर्ड सिचुएशन अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप देखेंगे तो एक विंडवर्ड साइड होता है कि जैसे यहाँ से विंड्स आ रही हैं तो ये विंड्स अगर इस माउंटेन को इस तरफ से हिट कर रही हैं तो इसको कहते हैं विंडवर्ड साइड, और जहां से विंड्स ऑपोजिट साइड होती है उसको कहा जाता है लीवर्ड साइड। तो अगर आप देखेंगे जो विंडवर्ड साइड होता है वेस्टर्न घाट में ही, अगर आप मैं बताऊं तो आपका एक जगह है जिसको कहते हैं महाबलेश्वर। अब महाबलेश्वर जो है वो विंडवर्ड साइड है और पुणे जो है वो आपका लीवर्ड साइड है। तो महाबलेश्वर में जो रेनफॉल होती है हर साल, एवरेज रेनफॉल महाबलेश्वर की बताई गई है कि महाबलेश्वर रिसीव करता है 700 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल, और पुणे को अगर हम बात करें तो वो 150 सेंटीमीटर तक ही रिसीव करता है। दोनों में हार्डली 70 किलोमीटर का डिफरेंस है, और इतना कम जो है रेनफॉल हो जाता है ड्यू टू रिलीफ। तो रिलीफ के किस तरफ फेस करता है, तो लीवर्ड सिचुएशन जो होती हैं वो आपका पुणे की कंडीशन है, और विंडवर्ड सिचुएशन जो है वो महाबलेश्वर की कंडीशन है। तो महाबलेश्वर जहाँ से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है, मैंने आपको बताया भी था। तो वो ऐसे रिलीफ जो होते हैं वो क्लाइमेट कंडीशंस को क्रिएट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स, क्योंकि एयर प्रेशर और विंड्स जो है वो आपस में को रिलेटेड है। क्योंकि टेम्परेचर की कंडीशंस तो मैंने आपको पहले बताई कि टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा तो विंड्स
का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो 3 फैक्टर्स होते हैं जो लोकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया में एयर प्रेशर और विंड्स के हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सबसे पहली चीज की सरफेस कैसा है। अब जैसे सरफेस पे टेम्परेचर अलग होता है और हाइट पे ऊपर जाने पे टेम्परेचर अलग होता है, तो सबसे पहला फैक्टर ये हो जाता है। फिर अपर एयर सर्कुलेशन, अपर एयर सर्कुलेशन जो कि आपका ग्लोबल वेदर और इनफ्लो ऑफ डिफरेंट एयर मासेस और जेट स्ट्रीम्स जो फ्लो होती हैं वो बहुत हाइट पे होती हैं, अराउंड जो है आपका 50-60 किलोमीटर ऊपर हाइट पे किस तरह से जो है विंड्स फ्लो हो रही हैं, वो भी एक जो है किसी जगह के क्लाइमेट को क्रिएट करता है। ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, यहाँ पे बस मैंने इंक्लूड किए हैं, क्योंकि आप जब इंडियन क्लाइमेट पढ़ेंगे तो उसके 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में हम लोग केवल हीट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि हाई प्रेशर लो प्रेशर में विंड्स का मूवमेंट होता है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपको नई नई चीजें आ गई हैं, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है, आपको जेट स्ट्रीम्स पढ़नी है, आपको साइक्लोन्स का मूवमेंट पढ़ना है। तो ये चीजें मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करूंगा, बस यहाँ पे मैंने फैक्ट इंक्लूड किए हैं। द इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स generally known as disturbance during the winter season and tropical depression during the southwest monsoon period into India, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है। तो ये कंडीशंस भी जो है आपके एयर प्रेशर और विंड्स को क्रिएट करती हैं। तो वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ हैव नो रोल टू प्ले इन द मेकिंग ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन। जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है वो अभी तक हमने नहीं डील किया, हमने अभी बस किसकी बात करी है, हमने सरफेस की बात करी है। तो यहाँ पे मैंने नोट में यही बताया कि वेरिएशन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है सरफेस ऑफ द अर्थ, उसका कोई रोल नहीं होता है अपर एयर सर्कुलेशन में। अब जैसे आप बात कर रहे थे कि इंडिया में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप डायग्राम्स के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये जो विंड्स का मूवमेंट मैंने बताया ये सरफेस पे बताया है। ये सरफेस पे जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून इस तरह से मूव करेगा। अपर एयर की मतलब कि ऊपर जो चीजें होती हैं कि जो आपके ग्राउंड सरफेस से काफी ऊपर जो जेट स्ट्रीम्स जैसे एयरप्लेन्स जहां मूव करते हैं, उनकी जगह अगर बात करें तो एयर्स का मूवमेंट अलग होता है। वो मैं चीजें आपको अलग से समझाऊंगा। तो इसमें आप बस ये डिस्क्लेमर याद रखेंगे कि जो वेरिएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अर्थ के पास होता है उसका कोई रोल नहीं होता है जो ऊपर होता है अपर एयर सर्कुलेशन, जिसमें जेट स्ट्रीम्स मेन होती हैं। तो जेट स्ट्रीम्स भी मैं समझाऊंगा आपको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी समझाऊंगा, लेकिन आज के लेक्चर में मेरे को एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना था कि क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट के फैक्टर्स क्या होते हैं और इंडिया के टर्म्स में आपको क्या क्या चीज़ समझनी है, वो चीज़ मैंने आज के लेक्चर में समझाई है। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसको मैं कई पार्ट्स में कवर करूंगा। तो होप ये जो लेक्चर मैंने अभी कवर किया है आपको समझने आया होगा। अगर हम आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किसी भी तरह के कोई तरह डाउट्स हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।